अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एक सबसे बड़ा जो कंसर्न या चैलेंज उन सारे लोगों के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों या स्टूडेंट्स हों, जो आइलैंड आना चाहते हैं और आइलैंड आने का प्लान कर रहे हैं या अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, तो उन सब के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो होगा हाउसिंग क्राइसिस जो आइलैंड में ऑलरेडी मौजूद है। और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं या वो नए आ रहे हैं, उन सबको वो फेस करना पड़ता है इन वन वे और दी अदर। तो इस वीडियो में मैं जो मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एज वेल एज जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी लोगों से बात करने के बाद सिचुएशन की, वो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग बेटर प्लान कर सकें जब आप अपना आने का प्लान कर रहे हैं, आइदर फॉर योर वर्क और फॉर योर स्टूडेंट जर्नी। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हाउसिंग क्राइसिस है क्या और वो क्यों हो रहा है। बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे आपको या तो घर मिलते नहीं हैं, या अगर मिलते हैं तो वो बहुत महंगे मिलते हैं। पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये है क्यों। सबसे बड़ा जो पहला रीज़न है वो यही है कि यहाँ पे जो इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स है, या जो लोग आइलैंड आते हैं, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ या जो कंस्ट्रक्शन होती है। सबसे पहला रीज़न है वो डिमांड है। ऑब्वियसली द डिमांड इज़ बीन इंक्रीजिंग फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, और उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ पे टेक कंपनीज के हेडक्वार्टर्स खुले, यहाँ पे नई यूनिवर्सिटीज़ खुली, जिसकी वजह से मजीद स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए, टेक वर्कर्स और प्रोफेशनल्स आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पे डिमांड जो है पिछले 5 से 10 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कंपेयर टू द सप्लाई दैट दे हैव। दूसरा जो मेन रीज़न है वो लैक ऑफ कंस्ट्रक्शन है। बेसिकली जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद से आयरलैंड में कंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली रुक गई थी और वो सेवरल ईयर्स तक रुकी रही थी। इन लास्ट फ्यू ईयर्स इन्होंने दोबारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है। अगर अब आप जाएं डबलिन के कुछ इलाकों में घूमें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नए प्रोजेक्ट्स बनते हुए नज़र आएंगे, विच इज़ अ गुड साइन, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ सालों में हमें मज़ीद सप्लाई मिलेगी, जिसकी वजह से शायद प्राइसेस कम हो या शायद जो हाउसिंग क्राइसिस है वो नॉर्मलाइज होने की तरफ जाना शुरू हो जाए। लेकिन फ़िलहाल जो मेन इशू है वो यही है कि कंस्ट्रक्शन नहीं हुई 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद से, और उसकी वजह से जो सप्लाई है वो डिमांड से मीट नहीं कर पाई। जो तीसरी चीज़ है वो यही है कि जो प्राइसेस है या जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। जो भी लोग नए आते हैं उनको ये चीज़ अपने बजट में और अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करनी चाहिए कि जो रेंट है वो डबलिन का आई थिंक हाईएस्ट है, इफ़ नॉट के लंदन के अलावा डबलिन के रेंट सबसे ज़्यादा हाई हैं आई थिंक। और उसकी मेन वजह वही है जो मैंने बताया कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से इवन हायर प्राइसेस पे लोगों के जो 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 डेवलपर्स होते हैं उनके घर रेंट पे लग जाते हैं, इसीलिए दे डोंट हैव टू ब्रिंग द प्राइसेस डाउन। अगर हम आज की बात करें 2024 की, तो जो एवरेज रेंट है वन बेडरूम का वो 2000 प्लस है। इसका मतलब ये है कि 2000 यूरो से ज़्यादा आपको मंथली पे करना पड़ेगा सिर्फ एक वन बेडरूम के अपार्टमेंट का। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप किस इलाके में रहते हो। कुछ इलाके ऐसे हैं जो सिक्योर नहीं माने जाते। अगर आप बहुत ज़्यादा सिक्योर इलाके में, जिसको हम साउथ साइड कहते हैं, अगर साउथ साइड में घर लेना चाहो, तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट शायद 3000 भी टच करने लगे। तो ये जो प्राइसेस का, ये जो रेंट का इशू है, ये भी हाउसिंग क्राइसिस में इंक्लूडेड है, और इसको भी आपको कैलकुलेट करके ही अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। उसके बाद आई थिंक जो फोर्थ रीज़न है वो कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस या कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई पिछले कुछ सालों में, या जो डेवलपर्स हैं उनको ऐसे बेनिफिट नहीं मिले जिसकी वजह से वो रुक गए कंस्ट्रक्शन करने से। डेवलपर फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं है या ओनर फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपना जो सेल्फ बिल्ड हाउसेज हैं वो बनाना बहुत मुश्किल है, प्रोसेस बहुत लंबा है। और जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है, उनका वेटिंग पीरियड होता है। तो काफ़ी सारी मुश्किलात हैं गवर्नमेंट लेवल पे एज वेल एज जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल है, वो उसमें इस तरह के इश्यूज फेस होते हैं कि हाउसिंग क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहोगे तो वो इतना इजी नहीं होता, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनीज हों। इसीलिए कंस्ट्रक्शन जो है पिछले कुछ सालों में बहुत स्लो थी। अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो बननी शुरू हुई है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज नहीं आएगा, उसका इम्पैक्ट आज से शायद 5 साल के बाद आए। और ये जो हाउसिंग क्राइसिस है, ये ऐसा नहीं है कि ये अभी पीक पे है। आई थिंक ये अभी भी राइज कर रहा है, और ये आने वाले 1-2 साल में अगर तो इनफ सप्लाई मौजूद नहीं हुई मार्केट में, तो ये और भी बढ़ेगा जिस तरह से अभी सिचुएशन लग रही है, क्योंकि लोग अभी और मजीद आ रहे हैं, और अभी करंटली ना तो रेंट नीचे जा रहे हैं, ना ही चीपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में। उसके बाद अगर बात करें कि इससे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स जो आयरलैंड आने का प्लान कर रहे हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है, या उनकी उनकी जो प्लानिंग है उस पे क्या इम्पैक्ट है इस हाउसिंग क्राइसिस का। पहला तो यही है कि जो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, स्पेशली अगर आप डबलिन में आके रह रहे हो या आप कॉर्क और गैलवे में भी आके रहना चाहते हो,
तो भी आपकी जो हाउसिंग जो टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग है मंथली बेसिस पे वो बहुत हाई होने वाली है, और उसको आपको प्लान करना पड़ेगा, वरना आप काफ़ी मुश्किल में आ सकते हो जब आप आयरलैंड मूव होगे। तो ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो टेक कंपनीज हैं, जो जब आपकी जॉब लग जाती है और अच्छी टेक कंपनी में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपकी सैलरी इतनी होती है कि आप मैनेज कर पाओ, लेकिन फिर भी आपका मेजॉरिटी ऑफ चंक जो आपकी सैलरी का है वो आपके रेंट में ही जाएगा। इसीलिए ये फिर रिकमेंड किया जाता है कि घर परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि रेंट जो जा रहा है इतना, एक तो इतना हाई है, दूसरा इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। वो एक और डिस्कशन है कि हाउसिंग परचेज करने का प्रोसेस क्या है, या वो करना चाहिए या नहीं, या पर्सनली मैंने हाउस परचेज नहीं किया आयरलैंड में, उसकी क्या वजह है और क्या मेरा थॉट प्रोसेस है उससे रिलेटेड। ये इस वीडियो के स्कोप पे नहीं है, बाद में किसी और वीडियो में इस पे बात हो सकती है, लेकिन अभी के लिए ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब भी आप आइलैंड मूव होंगे, मेनली बिकॉज ऑफ द रेंट यू विल बी पेइंग। उसके बाद अगर बात करें तो कंपटीशन, अगर आप बजट को या रेंट को अफोर्ड कर सकते हो, उसके बावजूद जब आप व्यूइंग पे जाओगे, किसी अगर आपको एक अपार्टमेंट मिल रहा है और आप उसकी व्यूइंग पे जाओगे, तो आप देखोगे कि एक अपार्टमेंट के लिए 10 एप्लीकेशंस आई हुई होंगी और वो सारी सेम तरह की प्रोफाइल्स होंगी, तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन भी एक मेजर फैक्टर है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप यहाँ पे अप्लाई करना शुरू करोगे। तो हो सकता है कि आप 20 अपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई करो और आपको एक भी जगह से रिस्पॉन्स ना आए, तो इसलिए इसके लिए भी रेडी रहना पड़ता है कि आपको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेंगी, अपनी पूरी डिटेल्स और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तब जाके आपकी शायद व्यूइंग स्केड्यूल हो और उसके बाद आपका अप्रूवल आए। उसके बाद एक और चीज़ के लिए जिसके लिए तैयार रहना चाहिए वो ये है कि जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन होती है या जो ऑन कैंपस अकोमोडेशन होती है यूनिवर्सिटीज़ की, वो लिमिटेड होती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, आप जब उधर आओगे तो आपको उधर अकोमोडेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल होती है। और फिर अगर ऐसा होता है तो फिर ऑब्वियसली आपको ऑफ कैंपस लेना पड़ता है। तो जब आप ऑफ कैंपस जाके शेयरिंग पे घर या रूम ढूंढना शुरू करते हो, तो आपकी सिचुएशन एग्जैक्टली वही होती है जो एक प्रोफेशनल की होती है। तो स्टूडेंट और प्रोफेशनल सेम बोट में होते हैं। फ़र्क ये होता है कि प्रोफेशनल के पास एक इनकम होती है, सैलरी होती है आने वाली, और स्टूडेंट के पास वो भी नहीं होती। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं अगर उनको ऑन कैंपस अकोमोडेशन ना मिले और अगर उनके कॉन्टैक्ट्स भी ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अकोमोडेशन जब मिलती है तो वो किसी ना किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू मिलती है। अगर आपके वो कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ मेरी पर्सनल क्या टिप्स हैं जिससे आप इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं या किसी हद तक इसको अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही है कि आपने अपनी सर्च जो है वो जल्दी शुरू कर देनी है। आपने वेट नहीं करना कि आप यहाँ आएंगे तो घर ढूंढेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है आते ही आपको घर चाहिए होगा या जगह चाहिए होगी। तो आपने आने से पहले ही शुरू कर देना है। ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, जिन पे पाकिस्तानीज भी मौजूद हैं, इंडियंस भी मौजूद हैं, जो हेल्प आउट भी करते हैं और वो रेंट अपनी अपनी जो सर्विसेज या अपनी जो अवेलेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लिस्ट करते हैं। वहाँ पे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं आपने, लेकिन मैं भी उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन से फेसबुक ग्रुप्स हैं। मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, डाल दूंगा मैं। लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि आप खुद सर्च करके उन वेबसाइट्स पे, फॉर एग्जांपल DAF.ie मेन वेबसाइट है, उधर अप्लाई करें और ये पहले से करना शुरू कर दें। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ केसेस में स्कैम होता है, तो आपने पेमेंट पहले नहीं करनी, आपने प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी है, लेकिन आपने ढूंढना पहले शुरू कर देना है। उसके बाद एक और जो सजेशन है वो यही है कि सिटी सेंटर से बाहर अगर रह सकते हैं तो बाहर रहने की कोशिश करें। जो इन कैंपस या कैंपस से के करीब जो इलाके हैं उनमें अकोमोडेशन एक तो मुश्किल से मिलती है, दूसरा महंगी मिलती है। तो अगर ये पॉसिबल हो तो आपको अपनी जगह जो ढूंढनी चाहिए वो थोड़ी सी आउटस्कर्ट में या आउटसाइड सिटी सेंटर ढूंढनी चाहिए। और ऑब्वियसली जब आप नए आओगे, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हो, इवन अगर आप प्रोफेशनल हो और आप बैचलर आ रहे हो या आप अकेले आ रहे हो, तो आपको शेयर्ड अकोमोडेशन में जाना चाहिए। आपको इमीडिएटली अपने घर की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप स्टार्ट जो है अपना वो शेयर्ड अकोमोडेशन से ले सकते हैं, चाहे किसी जानने वाले के साथ, दोस्त के साथ या कलीग के साथ। लेकिन बाद में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट आई थिंक आपको शेयर्ड से करना चाहिए, क्योंकि वो एक तो वो मिल जाती है थोड़ी रिलेटिवली ईजी, और दूसरा ये कि उसकी आपको जो इनिशियल कॉस्ट होगी मूविंग टू आयरलैंड की, वो आपकी कम हो जाएगी उससे। उसके बाद आपको डेफिनेटली रीच आउट करना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी के साथ। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो और अगर आप एज अ एम्प्लॉय आ रहे हो, एज अ प्रोफेशनल आ रहे हो, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से गेट इन टच करना चाहिए टू मेक श्योर कि अगर उनके पास कोई भी फैसिलिटी या ऑप्शन अवेलेबल है तो वो आपको प्रोवाइड कर सकें, जिसको आप अवेल करें। क्योंकि एज आई सेड, कनेक्शन ज़रूरी हैं। अगर आप किसी को यहाँ पे जानते हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना आसान है। आप खुद
शायद पाकिस्तान में बैठे बैठे मसले का हल ना निकाल सके। और उसके बाद ऑब्वियसली डिपॉजिट जो है वो 1 मंथ का रेंट होता है, तो वो आपको सेव करना है। उसके बगैर आपको घर नहीं मिलेगा, आपको डिपॉजिट राइट देयर एंड देन पे करना पड़ता है। तो वो भी आपको मेक श्योर करना है कि आपके जहन में वो रहे। इसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे या आयरलैंड के लेवल पे क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑब्वियसली ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये सबके साथ है। इवन आयरलैंड के अपने लोग जो हैं उनमें भी जो है ये इशू मौजूद है कि उनको अपने बच्चों के लिए, अगर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए घर नहीं मिलते हैं। तो गवर्नमेंट लेवल पे इसकी रियलाइजेशन है और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ या न्यू वेंचर्स आ रहे हैं जिससे वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट कर रही है अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर। अफोर्डेबल हाउसिंग में वो कुछ नए ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जिनमें वो जो एलिजिबल लोग होंगे, जिनकी सैलरी कम होगी या जो डिजर्विंग लोग होंगे, उनको वो अफोर्डेबल हाउसिंग रेंट पे देंगे, जिसका रेंट मार्केट रेंट से काफ़ी कम होगा। ऑब्वियसली इसमें लिमिटेड सप्लाई है अभी और इसके प्रोजेक्ट्स मजीद बनेंगे। तो आई थिंक इमीडिएट बेसिस पे तो ये सॉल्व नहीं करेगा कुछ भी, इसमें सालों लगेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में बिकॉज गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे रही है और इन्वेस्ट कर रही है, आने वाले वक्त में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट इट विल टेक some I think some few years to get to a better situation। फिर कुछ न्यू हाउसिंग पॉलिसीज आ रही हैं जिसमें उन्होंने रेंट पे कैप लगाने का फैसला किया है। उसके बाद जो है इंसेंटिव्स दे रहे हैं डेवलपर्स को और कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करें और उनको उनको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से वो बेसिकली इनकरेज ये कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन रुकी हुई थी 2008 के बाद से उसको रिवाइव किया जाए। जिस वजह से आप देखोगे, अगर आप डबलिन में आओ तो आप देखोगे कि काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। वो इसी वजह से हैं कि गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है डेवलपर्स को टू बेसिकली मेक मोर हाउसेस। उसके बाद जो फोकस है स्टूडेंट अकोमोडेशन का वो भी बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटीज़ को इंसेंटिव दिया जा रहा है या बेनिफिट दिया जा रहा है टू एक्सपेंड जो उनकी ऑन कैंपस अकोमोडेशंस हैं। इसने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है जिसमें वो मजीद बिल्डिंग्स को एक्वायर करके नई हाउसिंग बना रहे हैं या वो नए सिरे से नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लेकिन इस तरफ भी काम हो रहा है कि जो स्टूडेंट अकोमोडेशन स्पेसिफिकली है वो एक्सपेंड की जाए और उसमें जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे आने वाले लेट से 5 साल में, उतनी हाउसिंग अवेलेबल हो उन स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगेन आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, बट मे बी आफ्टर 5 ईयर्स हमें कुछ बेहतर सिचुएशन दिखे स्टूडेंट्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी। ये नटशेल में था। ऑब्वियसली हाउसिंग क्राइसिस एक बहुत बड़ा डिस्कशन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी लाइफ एग्जांपल्स मेरे पास हैं लोगों से बात करने के बाद जिनको मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए ये बेसिक ओवरव्यू था कि हाउसिंग क्राइसिस क्या है, उससे क्या इम्पैक्ट होता है और उसको सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, ताकि आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया जा सके आइलैंड आने से पहले कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए। होपफुली दिस वीडियो वाज यूजफुल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।